गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स से, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो आज का ये सेशन फंडामेंटल ऑफ इकोनॉमिक्स के ऊपर रहेगा, जिसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स की ज़्यादातर क्वेश्चन करेंगे। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो हमारी जो रिलेशन है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो किससे है? हमारा कंज्यूमर बिहेवियर से है, एक इंडिविजुअल फर्म से, इंडस्ट्री से है। ठीक है, दो चीज़ें होती है, माइक्रो एंड मैक्रो। तो हम इस माइक्रो पार्ट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विथ क्वेश्चन फर्स्ट। Question first is the subject matter of economics is distributed into parts 1, 2, 3, 4 and 5। तो बेटे ये है 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है। सेकंड क्वेश्चन है द कॉन्सेप्ट ऑफ कंज्यूमर सरप्लस वॉज इंट्रोड्यूस इन इकोनॉमिक्स बाय प्रोफेसर मार्शल। इसका ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। क्वेश्चन थर्ड, if the price elasticity of demand is 0.5 then the commodity is। देखो बच्चे, जो ईडी होती है, ईडी की वैल्यू होती है या तो ग्रेटर देन 1 होगी, जब भी ग्रेटर देन 1 होगी वो होंगे हमारे लग्जरी गुड। ठीक है, या तो ईडी इक्वल्स टू 1 होगा, मतलब नेसेसरी गुड। जब ईडी लेस देन 1 होगा इट मीन्स ये इन्फीरियर गुड्स हैं। ठीक है, और ईडी इक्वल्स टू 0 होगा जब, मतलब प्राइस में चेंज होने पर डिमांड में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कुछ गुड्स की जो डिमांड होती है इक्वल्स टू 0 भी होती है ना। अगर हम डिमांड कर्व को देखें तो कुछ डाउनवर्ड स्लोप होता है ना, डाउनवर्ड स्लोप होता है। ये प्राइस, ये क्वांटिटी, प्राइस। तो प्राइस और क्वांटिटी में इन्वर्स रिलेशनशिप होता है, प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी कम होगी, प्राइस घटेगा क्वांटिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में जो थर्ड क्वेश्चन है आपका कि इफ द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 0.5 देन द कमोडिटी इज इन्फीरियर गुड। फोर्थ क्वेश्चन, the rare in case of rare coin the supply curve will be horizontal, vertical, backward bending और positively sloped। तो बेटे इसका आंसर होगा सी, backward bending। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन, when the price elasticity of demand is equals to 1 then the demand curve। बेटे जब भी आपका प्राइस इलास्टिसिटी 1 के बराबर होगा तो आपका डिमांड कर्व जो होगा कैसा होगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस और नेगेटिवली स्लोप्ड। तो बेटे इसका आंसर हमेशा रहेगा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, ठीक है। देखो अगर ऐसे है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो यहाँ पे ईडी क्या होगा? देखो प्राइस उतना ही है, क्वांटिटी चेंज होती जा रही है ना, P1 P2 Q3 है ना, ऐसे। प्राइस एक है, एक होता है हमारा ऐसे प्राइस प्राइस प्राइस। यहाँ पे प्राइस बढ़ रहे हैं है ना, घट रहे हैं, लेकिन क्वांटिटी उतनी की उतनी है। मतलब प्राइस में बढ़ने घटने का क्वांटिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी? 0। यहाँ पे क्या होगी? इन्फिनिटी। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी हो जाएगी। और जब दोनों में इक्वल चेंज आता है तो इस वाले को कहते हैं ईडी इक्वल्स टू 1 और इसी को हम कहते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, जब हम 6th क्वेश्चन की तरफ आएंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड बैंक लोन। तो बेटा डी ऑप्शन इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। लैंड भी होता है, लेबर भी होता है, कैपिटल भी होता है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है। फिर 7th क्वेश्चन, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन वॉज फर्स्ट डेवलप्ड बाय प्रोफेसर मिल
प्रोफेसर मार्शल, रिकार्डो और स्मिथ। तो बेटे 7 का जो आंसर है बी हो जाएगा, ठीक है, प्रोफेसर मार्शल ने दिया था। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन कहता है कि जैसे जैसे हम फिक्स फैक्टर के साथ वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो शुरुआत में देखो ये कर्व है, ये लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन को शो करता है। देखो इस पॉइंट तक ये इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करता है, यहाँ तक ये डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करेगा, इसके बाद से डाउन हो जाता है ना। तो 3 फेज होते हैं, पहले इंक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है, फिर ये डाउन जाता है। ये मेन में इसका पीक पॉइंट होता है। तो इसी को हम कहते हैं लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये होता क्या है? फिक्स फैक्टर के साथ, फिक्स वेरिएबल के फिक्स फैक्टर के साथ फिक्स मशीनरी की जब हम वेरिएबल लेबर को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो ये हमारे को लॉ वेरिएबल प्रोपोर्शन मिलता है, जो किसने बताया? प्रोफेसर मार्शल ने। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉस्ट कैन नेवर बी जीरो। तो आपकी कौन सी कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती? बेटे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। फिक्स कॉस्ट जो होती है आपकी हमेशा कभी जीरो नहीं होती, कभी भी जीरो नहीं हो सकती है ना, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, चाहे आप उसको कुछ भी कर लो, है ना। तो फिक्स कॉस्ट का जो कर्व होगा वो कैसा होगा? पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसे कहते हैं फिक्स कॉस्ट। चाहे क्वांटिटी चाहे कितनी भी हो, क्वांटिटी चाहे कितनी भी हो, एक कॉस्ट तो आपको देनी पड़ेगी। सपोज एक एग्जांपल ले लेते हैं, ये फैक्ट्री है मान लो, है ना। इस फैक्ट्री में प्रोडक्शन होता है शुगर का, ठीक है। शुगर की फैक्ट्री में शुगर का प्रोडक्शन साल के 6 महीने होगा, 6 मंथ, ठीक है। लेकिन बट वहाँ पे जो वॉचमैन होगा या नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी बिल, सिटी बिल पूरे साल देना पड़ेगा, है ना, चाहे आपका प्रोडक्शन हो या ना हो। लेकिन प्रोडक्शन बढ़ने पे पावर कंजम्पशन आपकी ज़्यादा हो जाएगी, उस केस में क्या होगा? बिल ज़्यादा आएगा ना। वो चीज़ होती है वेरिएबल, जो प्रोडक्शन के साथ बढ़ती है, प्रोडक्शन के साथ बढ़ाने पे बढ़ जाए, घटाने पे घट जाए, उसे कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। लेकिन जो प्रोडक्शन के बढ़ाने पे बढ़ती नहीं, घटाने पे घटती नहीं है, उतनी ही रहती है, तो इसे कहते हैं बेटा हम फिक्स कॉस्ट। तो इसका आंसर 8वें का बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑल द फैक्टर प्रोडक्शन बिकम वेरिएबल इन लॉन्ग रन, ठीक है। बेटे हम जब टाइम ड्यूरेशन की बात करते हैं तो इकोनॉमिक्स में हम टाइम ड्यूरेशन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक लॉन्ग रन और एक शॉर्ट रन, ठीक है। लॉन्ग रन में जितने भी हमारे फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं वो सारे के सारे वेरिएबल होते हैं। ऑल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल, ठीक है। और शॉर्ट में ओनली वेरिएबल फैक्टर्स होते हैं जो कि वेरिएबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मार्जिनल कॉस्ट इज डिफाइन एज, बेटे मार्जिनल कॉस्ट होती क्या, मैं आपको समझाता हूँ। देखो कॉस्ट क्या होती? किसी भी चीज़ को बनाने में जो हमारी लागत आती है उसको हम क्या कहते हैं? कॉस्ट कहते हैं, ठीक है। सपोज आपने 50 यूनिट्स बनाई, ठीक है, और आपकी जो कॉस्ट आ रही है वो 5000 रुपये आ रही है, और आपने 91 जो यूनिट बनाई उससे आपकी कॉस्ट आई 5500 रुपये, ठीक है। जब 50 से 51 तक आने में आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ी? टोटल कॉस्ट आपकी थी 5000, जब 50 यूनिट बनाई, 51 यूनिट पे आपकी टोटल कॉस्ट है 5500, तो नेट इंक्रीज कितना हुआ? वो 500 रुपये। यही मार्जिनल कॉस्ट होती है, यही हमारी क्या होती है? एमसी होती है। तो चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू 1 यूनिट ऑफ चेंज इन आउटपुट, या चेंज इन टोटल कॉस्ट ड्यू टू 1 यूनिट ऑफ चेंज इन इनपुट, द रेशियो ऑफ टोटल कॉस्ट और टोटल आउटपुट, है ना। तो 7/10 का बेटा आंसर क्या हो जाएगा? द रेशियो ऑफ टोटल कॉस्ट टू द टोटल इनपुट, डी वाला हमारा
सही हो जाएगा। तो 10th का हमारा डी सही हो गया है ना। 11th क्वेश्चन पे आते हैं। 11th बेटे न्यूमेरिकल है, नहीं आएगा आपका। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ परफेक्ट कंपटीशन? सेलिंग कॉस्ट, ग्रुप बिहेवियर, होमोजेनियस प्रोडक्ट और डिफरेंशियल प्रोडक्ट। बेटे जब भी परफेक्ट कंपटीशन की हम बात करते हैं तो सारे के सारे प्रोडक्ट क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है? सभी वस्तुएं आकार में, रंग में, रूप में एक जैसी होती हैं, आप उसमें डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रहेंगे। ठीक है, अगर आप उसमें डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं इसका मतलब वो होमोजेनियस प्रोडक्ट नहीं है। तो 12th जो पूछ रहा है आपका कि परफेक्ट कंपटीशन क्या है, तो परफेक्ट कंपटीशन का फीचर क्या है कि होमोजेनियस प्रोडक्ट होता है। ठीक है, फिर 13 क्वेश्चन, इन केस ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी इन द केस ऑफ perfectly competitive firm, the demand curve for a product is elastic, unit elastic, perfectly elastic और perfectly inelastic। तो 13 का है perfectly inelastic। ठीक है, फिर कार्टेल इज वन फॉर्म ऑफ मोनोपोली, डुओपोली, कोलिजिव ओलिगोपोली और नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। तो बेटे इसका आंसर है नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। कार्टेल, कार्टेल होता क्या बेटे? समूह होता है। ठीक है, जब कुछ फर्में मिलकर पूरी मार्केट की डिमांड और सप्लाई को कंट्रोल करती हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कार्टेल। तो कार्टेल इज द वन फॉर्म ऑफ नॉन कोलिजिव ओलिगोपोली। 15 क्वेश्चन, हाँ 15 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे कि डायनेमिक प्राइसिंग इज मोस्टली फॉलोड बाय ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, कुकिंग गैस सप्लाई कंपनी, ऑनलाइन कंपनी या ब्रांड नेम फूड कंपनी। बेटे इसका आंसर हो जाएगा 15 का बी, कुकिंग गैस सप्लाई कंपनीज। ठीक है, डायनेमिक चेंज होते रहते हैं ना इनके प्राइसेस में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि PT इक्वल्स टू MV इज द इक्वेशन सजेस्टेड बाय, बट ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन नहीं है शायद। ठीक है, ये आपके काम का नहीं है। ये आ सकता है कि ऑल द फॉलोइंग फंक्शन आर एसोसिएटेड विद कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट दैट। क्या होगा? कमर्शियल बैंक का काम क्या होता है? बैंकों को लोगों को लोन देना, लोगों से FD डिमांड डिपॉजिट को एक्सेप्ट करना। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या कह रहा है? कमर्शियल बैंक कैन नॉट इशू पेपर नोट, बिल्कुल सही बात है। कमर्शियल बैंक एक्ट एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट, बिल्कुल गलत बात है। ये काम नहीं होता। ये किसका काम होता है? RBI का काम होता है ना। जैसे लोगों के लिए अगर लोगों को कोई ट्रांजैक्शन करनी है, कोई भी लेन देन करना है, वो किससे करेगा? बैंक से करेगा, RBI से तो नहीं करेगा। जैसे लोग बैंकों के साथ ट्रांजैक्शन करते हैं, ऐसे कमर्शियल बैंक RBI के साथ ट्रांजैक्शन करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर बी जो सही होगा, क्योंकि कमर्शियल बैंक एज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट नहीं करता है ना, वो कौन करता है? RBI करता है। फिर कमर्शियल बैंक आर मोस्टली प्राइवेट ओन एंड हो सकता है। तो 17 का हमारा जो आंसर रहेगा वो ए, कमर्शियल बैंक कैन नॉट इशू पेपर नोट। हाँ, अच्छा कह रहे हैं वो जाओ। क्वेश्चन पूछा विच द फॉलोइंग फंक्शन आर एसोसिएटेड विद कमर्शियल बैंक एक्सेप्ट। अच्छा, सारे के सारे फंक्शन कमर्शियल बैंक के हैं, लेकिन कौन सा नहीं है? तो बैंक इशू करने वाला नहीं है, इसलिए ए वाला सही हो जाएगा। फिर ग्रेशम लॉ इज ट्रू वेयर, ये आपका नहीं आएगा। क्वांटिटी थ्योरी ऑफ स्टेट, ये नहीं है। द ग्रोथ डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स वॉज इंट्रोड्यूस बाय 20 का बेटा आंसर हो जाएगा डी, लियोनेल रॉबिन्स ने दिया। ठीक है, द ग्रोथ और वेल्थ से रिलेटेड दिया है एडम स्मिथ ने। ठीक है, फिर अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमांड, डिमांड वेरीज विद प्राइस।
डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, प्रोपोर्शनेटली और इन्वर्सली। इन्वर्सली 21 का हो जाएगा डी। इन्वर्सली कैसे? 21 की हम बात करें, देखो ये इसका डिमांड कर्व होता है। ये मान लो एक पर्टिकुलर प्राइस है, उसकी क्वांटिटी इतनी है, अब प्राइस इंक्रीज करके इतना आ गया, तो देखो जैसे प्राइस बढ़ा तो डिमांड क्या हुई है? कम हुई है ना। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट, इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट का मतलब होता है एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, तो इसे कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनेट। तो 21 का क्या हो जाएगा? आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, 22 की बात करेंगे। 22 में कह रहा है व्हेन एक्सेस डिमांड अकर इन अनरेगुलेटेड मार्केट देयर इज अ टेंडेंसी फॉर प्राइस टू राइज, क्वांटिटी सप्लाई टू डिक्रीज और क्वांटिटी डिमांड टू इंक्रीज और प्राइस टू फॉल। तो 22 का बेटे क्या हो जाएगा? बी। 23 का इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड द कंज्यूमर परचेज लेस विद इंक्रीज इन इनकम। इंफीरियर गुड्स कौन से होते हैं? घटिया वस्तुएं। जब कंज्यूमर की इनकम बढ़ती है तो लोग ऐसी वस्तुओं का जो खपत होती है वो कम कर देते हैं। ठीक है, तो कंज्यूमर की इनकम, द कंज्यूमर परचेज लेस विद इंक्रीज इन इनकम और परचेज लेस विद डिक्रीज इन प्राइस और परचेज मोर विद डिक्रीज इंक्रीज इन इनकम। तो मोर वाले तो देखो बेटे हो ही नहीं सकता, खरीदना उनको कम ही है। ठीक है, तो ऐसी वस्तुओं की जब कीमतें कम हो जाती हैं तो लोग, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ठीक है, कंज्यूमर की इनकम बढ़ने पे वो इनकी कम खपत करता है, कम खरीदता है। अब 25 कह रहा है रैशनल प्रोड्यूसर प्रोड्यूसेस इन दैट रीजन वेयर। अब एक कोई अगर रैशनल प्रोड्यूसर है, उत्पादक है, तो वो कहाँ पे वस्तु का उत्पादन करेगा, है ना। तो वस्तु का उत्पादन कहाँ पे करेगा? वो कह रहा है मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्शन ऑफ द फिक्स इनपुट बिकम नेगेटिव, या मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट बिकम नेगेटिव, या मार्जिनल फिक्स प्रोडक्ट ऑफ द फिक्स इनपुट बिकम इंक्रीजिंग और मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल इनपुट बिकम डिक्लाइनिंग। बेटे कोई भी अगर एक नॉर्मल रैशनल, जो एक नॉर्मल बंदा है, कोई भी अपना जो प्रोडक्शन है वो कहाँ पे करना चाहेगा? जहाँ पे मिनिमम उसका फिक्स कॉस्ट क्या हो, मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट ऑफ द इनपुट बिकम नेगेटिव। 25 का ए। 26 का इन अ फर्म डबल्स ऑल इनपुट एंड आउटपुट डबल एज वेल, द फर्म इज सब्जेक्ट टू द कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, या इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, या इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। कह रहा है अगर हम पाँच इनपुट बढ़ा देते हैं तो हमारी जो आउटपुट है, इनपुट बढ़ाया 2 यूनिट से, ठीक है, तो आउटपुट फिर बढ़ गया 2 यूनिट से, तो इसे क्या कहेंगे? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल कहेंगे। ठीक है, 26 का सी।